नमस्कार और हमारी इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं भारत में स्कूली शिक्षा की, एक ऐसा विषय जो हम सब के लिए मायने रखता है। हाल में कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जैसे ASER 24 और वो बता रही हैं कि महामारी के बाद बच्चों के सीखने के स्तर में कुछ सुधार हुआ है, खासकर पढ़ने और गणित में। और ये सुधार, दिलचस्प बात है कि सरकारी स्कूलों में ज़्यादा दिख रहा है। तो ये आंकड़े सुनकर तो उम्मीद बनती है, लेकिन यहीं पर एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। आज हम इसी पर बात करेंगे। क्या ये सुधार जो कागजों पर दिख रहे हैं, जो राष्ट्रीय औसत में चमक रहे हैं, क्या ये वाकई जमीन तक पहुंचे हैं? क्या बिहार के किसी दूर दराज के गांव में या मान लीजिए छत्तीसगढ़ के किसी आदिवासी जिले के स्कूल में भी बच्चे अब बेहतर सीख रहे हैं? या फिर ये औसत एक कह सकते हैं एक भ्रम पैदा कर रहे हैं जो जमीनी हकीकत की दरारों को छुपा लेता है? तो आज इसी की गहराई में उतरते हैं। सिर्फ राष्ट्रीय औसत नहीं देखेंगे, बल्कि राज्यों की अलग अलग कहानियों को समझेंगे। बिहार झारखंड की चुनौतियां तो केरल हिमाचल की सफलताएं भी। और ये भी कि भाई गरीबी, दूसरे सामाजिक आर्थिक मुद्दे, ये सब शिक्षा को कैसे प्रभावित करते हैं, खासकर बिहार जैसे राज्य में जहां चुनाव भी नजदीक हैं। और शिक्षा, क्या ये वाकई एक बड़ा मुद्दा बन पाता है? और हाँ, आजकल की डिजिटल दुनिया, AI का जमाना, हमारी जेनजी पीढ़ी कैसे तालमेल बिठा रही है? चलिए एक एक करके इन सब परतों को खोलते हैं। तो शुरुआत करते हैं उस पहलू से जो अक्सर खबरों में रहता है, स्कूलों तक पहुंच यानी एक्सेस। भारत में स्कूली शिक्षा का पैमाना बहुत बड़ा है। UDC+ के आंकड़े देखें, करीब 24-25 करोड़ बच्चे स्कूलों में हैं और शिक्षक भी 1 करोड़ से ज़्यादा। ये बहुत बड़ी संख्या है। और एक अच्छी बात यह भी है कि वो जो एकल शिक्षक वाले स्कूल थे वो कम हो रहे हैं, धीरे धीरे ही सही। और जैसा हमने कहा, ASER 2024 वो बताता है कि 6 से 14 साल के बच्चों का नामांकन एनरोलमेंट रेट वो 98.1% पर बना हुआ है। मतलब लगभग सभी बच्चे स्कूल में नामांकित तो हैं। और सरकारी स्कूलों में बच्चों की औसत उपस्थिति, अटेंडेंस, वो भी सुधरी है। 2018 में करीब 72% थी, अब लगभग 76% हो गई है। तो ये तो अच्छी खबरें लगती है ना? हाँ बिल्कुल। ये आंकड़े दिखाते हैं कि दशकों से जो कोशिशें हुई हैं, जैसे सर्व शिक्षा अभियान था, अब समग्र शिक्षा है, उनका असर तो हुआ है। मतलब स्कूलों तक बच्चों की पहुंच वो तो निश्चित रूप से बढ़ी है। और इसमें PM पोषण, जिसे हम पहले मिड डे मील कहते थे, उसका भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। उसने ना सिर्फ एनरोलमेंट बढ़ाया, बल्कि बच्चों को स्कूल में बनाए रखने में, उनके पोषण में भी मदद की है। कई स्टडीज ये बताती हैं। लेकिन यहीं से वो बड़ा सवाल शुरू होता है जिसका आपने जिक्र किया। क्या सिर्फ स्कूल में नाम लिखा लेना या रोज स्कूल चले जाना ही काफी है? क्या स्कूल की बिल्डिंग होने से या हाजिरी लगने से ये तय हो जाता है कि बच्चा सीख भी रहा है? और दूसरी बात, ये जो मिड डे मील जैसी अच्छी योजनाएं हैं, आजकल महंगाई इतनी बढ़ रही है। हाँ, ये भी एक मुद्दा है। तो क्या ये योजनाएं अपनी क्वालिटी, अपना असर बनाए रख पा रही हैं? ये सवाल हमें तस्वीर के दूसरे पहलू की तरफ ले जाते हैं। और वो दूसरा पहलू है सीखने का स्तर, लर्निंग लेवल्स, जिसे कई सालों से हम लर्निंग क्राइसिस या सीखने का संकट भी कहते आए हैं। सालों तक ASR की रिपोर्टें यही बताती रहीं कि 5वीं क्लास के बच्चे दूसरी की किताब नहीं पढ़ पा रहे या आसान गणित नहीं कर पा रहे। हालांकि यहाँ ASR 2024 कुछ अलग तस्वीर दिखा रहा है, कुछ उम्मीद जगा रहा है। रिपोर्ट कह रही है कि तीसरी क्लास के जो बच्चे दूसरी की किताब पढ़ सकते हैं, उनका प्रतिशत बढ़ा है। 2022 में करीब 20.5% था, अब 27.1% हो गया है। हाँ, ये एक अहम उछाल है। और सरकारी स्कूलों में तो ये सुधार और भी ज्यादा है। वहां 2022 में 16.3% था, अब 23.4% हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये सरकारी स्कूलों के लिए ASR की इतिहास में सबसे ऊंचा स्तर है। ये वाकई दिलचस्प है। गणित में भी सुधार दिख रहा है। तीसरी क्लास के जो बच्चे घटाना कर सकते हैं, वो 2022 में 25.9% थे, अब 33.7% हो गए हैं। और यहां भी सरकारी स्कूलों ने करीब 7% पॉइंट्स की बढ़त दिखाई है। तो इसका श्रेय कहीं ना कहीं NEP 2020 और खास तौर पे निपुण भारत मिशन को दिया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, निपुण भारत का फोकस ही बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान यानी FLN पर रहा है। लगता है उसका असर दिख रहा है। लेकिन फिर वही सवाल, क्या ये राष्ट्रीय औसत वाली चमक हर जगह पहुंच रही है? क्या बिहार के किसी गांव में भी गणित में 7% का सुधार हुआ है? क्या ये आंकड़े जमीनी हकीकत बता रहे हैं? यहीं पर भारत की जो विविधता है और जो गहरी असमानता है वो सामने आती है। देखिए, ये राष्ट्रीय औसत उत्साह तो जगाते हैं, दिखाते हैं कि हाँ, कोशिशें हो रही हैं,
सही दिशा में हो रहे हैं। लेकिन जमीनी हकीकत राज्यों में, जिलों में, यहाँ तक कि एक ही ब्लॉक के अलग-अलग स्कूलों में बहुत अलग हो सकती है। जैसे आप आदिवासी बहुल जिलों को देखिए, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के कई हिस्से। वहाँ अक्सर सीखने के नतीजे राष्ट्रीय औसत से काफी पीछे होते हैं। इसके कारण भी जटिल हैं। भाषा की दिक्कत, शिक्षकों की कमी, उनका न आना, परिवारों का पलायन और सबसे बढ़कर गरीबी। इन जगहों पर स्कूल की इमारत शायद खड़ी हो, पर क्वालिटी लर्निंग देना एक बहुत बड़ी चुनौती है। और स्कूलों में सुविधाओं का क्या हाल है, बुनियादी ढांचा? उसमें भी भारी अंतर है। UDISC प्लस के आंकड़े सुधार तो दिखाते हैं। जैसे 2024 में 72% स्कूलों में लड़कियों के लिए फंक्शनल टॉयलेट हैं। 2018 में ये 66% के करीब थे। पीने का साफ पानी भी 77-78% स्कूलों में है। लेकिन इसका मतलब यह भी हुआ कि अभी भी लगभग 28% स्कूलों में लड़कियों के लिए सही टॉयलेट नहीं है और 22% में पीने का साफ पानी नहीं। बिल्कुल, यही दूसरा पहलू है। और कंप्यूटर, इंटरनेट, इनकी उपलब्धता तो और भी कम है। और राज्यों में, गांव शहर में बहुत फर्क है। और इन सबसे ऊपर है शिक्षक की क्वालिटी, उनकी उपस्थिति, उनका मोटिवेशन, ट्रेनिंग, जवाबदेही। ये मुद्दे लगातार बने हुए हैं। सही कहा है। क्या टीचर क्लास में आ रहे हैं? क्या वो पढ़ाने के लिए तैयार है? इन सवालों के जवाब अक्सर निराश करते हैं। चलिए इस असमानता को राज्यों के उदाहरण से समझते हैं। बिल्कुल। बिहार की बात करते हैं। आबादी बहुत ज्यादा और चुनाव भी होने वाले हैं। शिक्षा वहां हमेशा एक मुद्दा रहता है, पर शायद चुनावी शोर में दब जाता है। बिल्कुल। अखबारों में आता है कि बिहार ने छात्र शिक्षक अनुपात मतलब PTR उसमें कागजों पर सुधार किया है। लेकिन जमीनी हकीकत, हजारों स्कूल बिना टॉयलेट, पानी, बिजली के चल रहे हैं। कहीं कहीं तो एक ही टीचर पूरे स्कूल को संभाल रहा है। ये बिहार की एक बड़ी चुनौती है। इतने बड़े राज्य में हर बच्चे तक समान क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाना बहुत मुश्किल काम है, खासकर जब गवर्नेंस और रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कतें हों। और पड़ोसी राज्य झारखंड, वहां भी स्थिति काफी जटिल लगती है। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि वहां गरीबी, पलायन और शिक्षा की कमी इसका एक दुष्चक्र सा बन गया है। हाँ बिल्कुल, खासकर आदिवासी इलाकों में ये चुनौतियां और गहरी हैं। स्कूलों तक पहुंचना ही मुश्किल होता है कई बार। और गांव और शहर की साक्षरता दर में भी काफी अंतर है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये लाखों परिवारों की रोज की लड़ाई है। बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना उनके लिए एक सपना जैसा है जो अक्सर अधूरा रह जाता है। और ये जो गरीबी का पहलू है, ये कितना बड़ा रोल अदा करता है? बहुत बड़ा, बहुत गहरा असर होता है। जब परिवार का संघर्ष ही 2 वक्त की रोटी का हो, तो बच्चों की लंबी पढ़ाई की जगह वो सोचते हैं कि बच्चा कुछ कमा कर लाए। तात्कालिक जरूरतें भारी पड़ती है। बिल्कुल, बच्चे खासकर लड़कियां स्कूल छोड़ देते हैं, या तो घर के काम करते हैं या फिर बाल मजदूरी में धकेल लिए जाते हैं। और फिर शिक्षा की कमी से भविष्य में अच्छे रोजगार नहीं मिलते। गरीबी का चक्र चलता रहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी। तो बिहार जैसे राज्य में जहां गरीबी, असमानता, पलायन बड़े मुद्दे हैं, वहां शिक्षा का मुद्दा चुनावी बहसों में क्यों पीछे रह जाता है? देखिए, ये एक जटिल सवाल है। लोगों की जो फौरी ज़रूरतें होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, सड़क, पानी, वो कई बार शिक्षा जैसे लंबे समय में असर दिखाने वाले मुद्दे पर हावी हो जाती हैं। और शायद राजनीतिक प्राथमिकताएं भी उसी हिसाब से तय होती दिखती हैं। शिक्षा महत्वपूर्ण तो है, पर अक्सर हाशिए पर चली जाती है। लेकिन ऐसा नहीं कि सब जगह निराशा ही है। केरल का उदाहरण हमारे सामने। हाँ, केरल की कहानी अलग है। वो कोई रातों रात का चमत्कार नहीं है। वो दशकों के सामाजिक सुधार आंदोलन, शिक्षा में लगातार सरकारी निवेश, महिला सशक्तिकरण पर जोर और एक लंबी राजनीतिक इच्छा शक्ति का नतीजा है। मतलब लंबे समय तक सही दिशा में प्रयास करने से बदलाव आता है। बिल्कुल। हालांकि ये भी सच है कि केरल भी आज अपनी नई चुनौतियों से जूझ रहा है, जैसे हायर एजुकेशन की क्वालिटी और रोजगार। कोई भी मॉडल परफेक्ट नहीं होता। और हल्का कोई उदाहरण जहां तेजी से सुधार हुआ हो? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल ने पिछले कुछ सालों में लर्निंग लेवल्स और NAS रैंकिंग में काफी अच्छी छलांग लगाई है। अच्छा, कैसे किया उन्होंने? उन्होंने कुछ बहुत फोकस्ड कदम उठाए, जैसे टीचर भर्ती पे ध्यान दिया, उसे समय पर और पारदर्शी बनाया। जो बहुत छोटे छोटे स्कूल थे जहां बच्चे कम थे और रिसोर्स बढ़ जाते थे, उन्हें पास के स्कूलों में मिला दिया और स्कूलों की मॉनिटरिंग और सपोर्ट सिस्टम को बेहतर किया। तो मतलब अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो और सही रणनीति हो,
तो कम समय में भी सुधार हो सकता है। हाँ, हिमाचल यही दिखाता है। ये बिहार और झारखंड जैसे राज्यों के लिए एक सबक हो सकता है। ये राज्यों के बीच का फर्क वाकई सोचने पर मजबूर करता है। चलिए अब एक और बड़े बदलाव की बात करते हैं, डिजिटल दुनिया। टेक्नोलॉजी, एआई, ऑनलाइन लर्निंग, इसका शिक्षा पर क्या असर हो रहा है और हमारी नई पीढ़ी जेन जी वो इस माहौल में कैसे जी रही है। AACR 2024 ने इस बार खास तौर पर 14 से 16 साल की किशोरों की डिजिटल लिटरेसी को देखा है गांव में, और नतीजे काफी दिलचस्प हैं। करीब 90% किशोरों के घर में स्मार्टफोन है और 80% से ज्यादा उसे इस्तेमाल करना जानते हैं। हाँ, ये आंकड़ा तो बहुत बड़ा है। उपलब्धता बढ़ी है, ये साफ है। तो क्या डिजिटल खाई पट गई है? पूरी तरह से नहीं, यहाँ भी पेंच है। पहला है लैंगिक अंतर। लड़कों के पास अपना पर्सनल स्मार्टफोन होने की संभावना लड़कियों से ज्यादा है, करीब 36% लड़कों के पास, जबकि लड़कियों में ये 27% के आसपास है। अच्छा, मतलब घर में फोन है पर लड़कों की पहुंच ज्यादा है। हाँ, निजी इस्तेमाल और स्वायत्तता में फर्क है। और डिजिटल सेफ्टी फीचर्स की जानकारी भी लड़कों को ज्यादा है, जैसे प्रोफाइल ब्लॉक करना, पासवर्ड बदलना वगैरह। ये एक अहम बात है। दूसरा पहलू है इस्तेमाल किस लिए हो रहा है। करीब 76% किशोर सोशल मीडिया के लिए फोन इस्तेमाल करते हैं। और पढ़ाई के लिए? पढ़ाई या सीखने से जुड़ी एक्टिविटी के लिए सिर्फ 57%। ओह, मतलब डिवाइस है पर उसका शैक्षिक इस्तेमाल अभी उतना नहीं है। बिल्कुल, पहुंच और उद्देश्यपूर्ण शैक्षिक उपयोग, इसमें अभी गैप है। मनोरंजन ज्यादा, सीखना कम। इसे कैसे बदलें, ये सोचना होगा। और इसी से जुड़ा एक और ट्रेंड रिपोर्ट ने दिखाया है, छोटे सरकारी स्कूलों की संख्या बढ़ रही है। हाँ, 2024 में आधे से ज्यादा सरकारी प्राइमरी स्कूल ऐसे थे जहां 60 से कम बच्चे थे, और पहली दूसरी कक्षा के लगभग 2/3 क्लासरूम मल्टीग्रेड हैं, यानी एक टीचर एक साथ कई क्लास को पढ़ा रहा है। तो इन छोटे स्कूलों और मल्टीग्रेड क्लास में टेक्नोलॉजी को लाना और मुश्किल होगा। हाँ, चुनौती बढ़ जाती है। एक अकेले टीचर के लिए, जो पहले ही कई क्लास संभाल रहा है, डिजिटल टूल का प्रभावी इस्तेमाल करना आसान नहीं है। उन्हें खास ट्रेनिंग, सही कंटेंट और सपोर्ट चाहिए होगा। तो ये सारी चुनौतियां हमारे सामने हैं। सीखने के स्तर में असमानता, राज्यों में फर्क, स्कूलों में सुविधाओं की कमी, गरीबी का असर, और अब डिजिटल दुनिया की नई बातें। तो आगे का रास्ता क्या है? इन गैप्स को कैसे भरें? खासकर जो रिपोर्ट और जमीनी हकीकत में फर्क है, उसे कैसे कम करें? क्या कुछ तरीके हैं जो काम करते हैं? हाँ, अच्छी बात यह है कि हमारे पास ऐसे तरीके हैं जिनके प्रमाण है कि वो काम करते हैं। एक बहुत अच्छा उदाहरण है टीचिंग एट द राइट लेवल या टारल। इसे प्रथम जैसी संस्थाओं ने विकसित किया है। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। ये बच्चों को उनकी उम्र या क्लास के बजाय उनके सीखने के लेवल के हिसाब से पढ़ाने पर जोर देता है, छोटे ग्रुप्स में, एक्टिविटी के जरिए, और इसके नतीजे बहुत अच्छे रहे, खासकर बुनियादी पढ़ने और गणित में। कई राज्यों ने इसे अपनाया भी है। ये तो बहुत अच्छा है। और क्या कर सकते हैं? जो आदिवासी और दूर दराज के इलाके हैं, उनके लिए खास प्रोग्राम बनाने होंगे, उनकी ज़रूरत के हिसाब से। जैसे उनकी अपनी भाषा में पढ़ाई की सामग्री हो, कम से कम शुरू में। ज़रूरत हो तो अच्छे हॉस्टल हों, और कोशिश हो कि टीचर वही के समुदाय से हो। और शिक्षकों के लिए? उन्हें लगातार ट्रेनिंग, सपोर्ट और मेंटरिंग देना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ भर्ती करना काफ़ी नहीं है। हिमाचल की सफलता में इसका बड़ा हाथ है। और वो मिड डे मील जैसी योजनाएं? उनका बजट महंगाई से सुरक्षित रखना और क्वालिटी पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। इसका सीधा असर बच्चों की उपस्थिति, पोषण और सीखने पर पड़ता है। और नियमित रूप से स्वतंत्र मूल्यांकन होना चाहिए, जैसे एसर करता है। और फिर उन नतीजों का इस्तेमाल सिर्फ ऊपर नीतियां बनाने में नहीं, बल्कि नीचे जिला और स्कूल लेवल पर एक्शन प्लान बनाने में होना चाहिए। इससे जवाबदेही तय होती है। और समुदाय की भूमिका, पेरेंट्स की? वो शायद सबसे अहम है, पर अक्सर नज़रअंदाज हो जाती है। जब स्कूल मैनेजमेंट कमेटी एक्टिव होती है, पेरेंट्स जुड़ते हैं, समुदाय जिम्मेदारी लेता है, तो सुधार टिकते हैं। NEP 2020 भी रटने की बजाय समझने, सोचने और करके सीखने पर जोर देती है। ये सही दिशा है, पर इसे जमीन पर उतारने में वक्त लगेगा। तो आज की इस चर्चा से ये साफ है कि भारतीय स्कूली शिक्षा एक बहुत ही अहम मोड़ पर है। एक तरफ नामांकन लगभग पूरा हो चुका है। हाल के आंकड़े बुनियादी सीखने में कुछ सुधार भी दिखा रहे हैं। NEP और निपुण का शायद ये शुरुआती असर है। लेकिन दूसरी तरफ राज्यों के बीच भारी असमानता है।
केरल, हिमाचल चमक रहे हैं तो बिहार, झारखंड संघर्ष कर रहे हैं। स्कूलों में सुविधाओं, शिक्षकों की कमी, गुणवत्ता के मुद्दे बने हुए हैं। गरीबी लाखों बच्चों की राह रोक रही है। और अब डिजिटल दुनिया की नई परतें जुड़ गई हैं। पहुंच बढ़ रही है, पर उसका सही इस्तेमाल कैसे हो? बिहार जैसे राज्यों में जहां चुनाव भी हैं, ये मुद्दे सामाजिक के साथ साथ राजनीतिक भी हो जाते हैं। क्या शिक्षा व्यवस्था वाकई जीवन बदल पा रही है? बिल्कुल। और शायद यही सबसे बड़ा सवाल है आगे के लिए, कि हम ये कैसे पक्का करें कि हर बच्चा, चाहे वो कहीं भी हो, स्कूल में सिर्फ बैठे नहीं बल्कि सीखें, सोचना सीखें, भविष्य के लिए तैयार हों। और एक बात और सोचने की है, ये जो टेक्नोलॉजी है, स्मार्टफोन घर घर पहुंच रहे हैं, क्या ये सीखने के इस गैप को भरने में मदद कर सकती है? एक बराबरी लाने वाला औजार बन सकती है? या फिर अगर हमने ध्यान नहीं दिया, सही दिशा नहीं दी, तो क्या ये मौजूदा डिजिटल और सामाजिक खाई को और गहरा कर देगी? इसका जवाब खोजना, सही संतुलन बनाना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। सरकार, शिक्षक, पेरेंट्स, समुदाय, हम सबकी। इसी विचार के साथ आज की एक गहन पड़ताल यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा होगा और भारतीय स्कूली शिक्षा की इस जटिल तस्वीर को समझने में कुछ मदद मिली होगी।